हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि टीचिंग ऑफ संस्कृत के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है काव्य शिक्षण यानी कि पोएट्री टीचिंग, तो उसी में हम आगे देखते हैं संस्कृत पद्य शिक्षण की विभिन्न प्रणालियाँ। संस्कृत पद्य शिक्षण गद्य शिक्षण से काफ़ी भिन्न है, इसलिए दोनों की प्रणालियाँ भी अलग अलग होती हैं। तो हम देखते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग संस्कृत पोएट्री। तो इसमें सबसे पहला है पॉइंट परंपरागत प्रणाली यानी कि ट्रेडिशनल मेथड। जैसा कि मैथ्यू अर्नाल्ड का कथन है, पोएट्री इज बेसिकली क्रिएटिव ऑफ लाइफ, यानी कि कविता मूलतः जीवन की समालोचना है। तो इस प्रणाली में अध्यापक विद्यार्थियों से श्लोक या गद्य पढ़वाकर स्वयं अर्थ या अनुवाद करता है। इस विधि का प्रयोग सभी विद्यालयों में होता है। ये विधि मनोवैज्ञानिक इसलिए मान ली जाती है क्योंकि इसमें कविता के सौंदर्य बोध पर जो है कम ध्यान दिया जाता है। सेकंड है छंदानुगत प्रणाली यानी कि स्टेंजा मेथड या स्टेंजा टाइप मेथड। छंदानुगत प्रणाली के लिए गीत या नाट्य प्रणाली भी कह देते हैं। इस प्रणाली में कविता को छंद के अनुसार उचित लय, आरोह अवरोह के अनुसार सस्वर पढ़ा जाता है और याद किया जाता है। बार बार पढ़ने और स्मरण करने से कविता का अर्थ स्वयं ही स्पष्ट क्लियर हो जाता है। अधिकतर इस मेथड में जो बाल गीत होते हैं, बाल गीतों का प्रयोग होता है, किंतु प्रारंभिक जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं में बाल गीतों के अभाव के कारण अध्यापकों को शिक्षण का कम अवसर प्राप्त होता है। थर्ड है भावानुगत प्रणाली यानी कि इमोशनल मेथड। इस प्रणाली में लय, स्वर का तो ध्यान रखा जाता है, साथ ही साथ कविता के भावों को यथास्थान स्पष्ट कर दिया जाता है। इसे अन्वय द्वारा स्पष्ट करते हैं। भावानुगत प्रणाली के कई उद्देश्य हैं या कई प्रकार भी हैं। अब हम देखेंगे दंडान्वय प्रणाली, सेंटेंस फॉर्म मेथड। श्लोक के अर्थ को हिंदी भाषा में समझने के बाद उसके अनुसार कर्ता, कर्म एवं क्रिया आदि का पता लगाना ही दंडान्वय है। इस प्रणाली के अनुसार सर्वप्रथम शिक्षक प्रधान वाक्य को ढूंढता है। इससे बालक को कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का ज्ञान हो जाता है। मुख्य वाक्य ढूंढने के पश्चात वाक्यों में प्रयुक्त विशेषणों, अवयवों एवं अन्य क्रियाओं का ज्ञान भी करा दिया जाता है। इस प्रकार पूरी कविता को एक वाक्य में यानी कि सेंटेंस में बदलकर जो उसका मीनिंग है उसको स्पष्ट कर दिया जाता है। जैसे एक श्लोक मैं आपको बता रही हूँ। उष्ट्राणाम विवाह हेतु गीतम गायन्ति गर्दवा अन्योन्यम प्रशंसन्ति ही अहो रूपम अहो ध्वनि। तो इसमें जो प्रश्न है इस प्रकार से बना लिए जाते हैं, इस श्लोक में कर्ता कौन है? तो बालक उत्तर दे सकते हैं। इस श्लोक में गधा कर्ता है, गर्दभा अस्ति। इस श्लोक में क्रिया बताओ, तो प्रशंसन्ति च गायन्ति च या फिर प्रशंसन्ति च गायन्ति सन्ति, ये क्रियाएं हैं। इसमें कर्म कौन सा है? गीतम च अन्योन्यम कर्मम सन्ति। दंडान्वय प्रणाली प्रारंभिक स्तर पर बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इससे बालक अपने विषय में पारंगत हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे खंडान्वय प्रणाली यानी कि सेक्शनल मेथड। ये अन्वय करने की दूसरी विधि है। इसमें इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है कि उसके उत्तर बालकों से प्राप्त कर संपूर्ण कविता का अन्वय हो जाता है और अर्थ स्पष्ट भी हो जाता है। जैसे विद्यां ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धनाद धर्मा तथा सुखम। तो विद्या किम ददाति, तो विद्या विनयम ददाति, विनयाद किम प्राप्यते, विनयाद पात्रताम प्राप्यते। पात्रत्वाद किम प्राप्त है, पात्रत्वाद धनम प्राप्त है। धनाद किम प्राप्यते, धनाद धर्मम प्राप्यते, धनाद अपरम किम प्राप्यते, धनाद अपरम सुखमपि प्राप्यते। इस प्रकार से हम प्रश्नोत्तर द्वारा खंडान्वय भी कर सकते हैं। इससे ये लाभ होता है कि बालक संस्कृत भाषा का अधिकाधिक अनुभव प्राप्त करता है तथा ये भाषा शैली और रचना को स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। प्रारंभ और अंत में छंदबद्ध कविता को लय में पढ़ने पढ़ाने से बालक के समक्ष कविता का स्वाभाविक रूप
भी स्पष्ट रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यास प्रणाली, डायमीटर प्रणाली। व्यास प्रणाली में अध्यापक एक व्यास की भांति कथावाचक बन जाता है और शिक्षण कार्य करता है। व्यास प्रणाली को हम भाषा प्रणाली भी कहते हैं। अध्यापक प्रत्येक शब्द के महत्व, उसके सही स्थान, माधुर्य एवं वाक्य विन्यास पर भी प्रकाश डालता है। ये प्रणाली स्नातक कक्षाओं में उपयोगी होती है। नेक्स्ट है हमारी तुलना प्रणाली, कंपैरिजन मेथड। तो इसमें क्या होता है कि इन्हीं दो पदों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करके तुलना प्रणाली में जो है अनुसरण किया जाता है। ये इस प्रकार हो सकता है कि उसी कवि द्वारा एक भाव को विभिन्न स्थलों पर प्रकट किया गया हो, उसकी तुलना करना, संस्कृत भाषा के ही अन्य कवि के समान भाव वाली कविता का पठन करना, भिन्न भाषा में तत्सम भाव वाली कविता का पठन, विशेषता मातृभाषा में उपलब्ध कविता का पाठ। ये प्रणाली द्वारा कविता के भाव बालक के लिए स्वयं ही स्पष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ बालक में कविता के प्रति रुचि जागृत होती है और उसमें खोज की भावना भी आती है। नेक्स्ट है व्याख्या प्रणाली, एक्सप्लेनेशन मेथड। व्याख्या प्रणाली में अध्यापक श्लोक के अर्थ के साथ साथ कवि के जीवन परिचय, भाषा शैली, उसका उद्देश्य तथा कविता के भावों की संपूर्ण व्याख्या करता जाता है। यदि उस श्लोक में किसी प्रकार का ऐतिहासिक संदर्भ आया है तो ऐतिहासिक घटना या प्रसंग से भी परिचय करा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समीक्षा प्रणाली यानी कि रिव्यू मेथड। इस प्रणाली का समस्त कार्य साहित्यालोचन समीक्षा पर आधारित होता है। क्योंकि ये प्रणाली जो बड़ी कक्षाओं के लिए सही रहती है, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल पर या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर ये सही रहती है, अतः इस मेथड में कक्षा 6, 7, 8 के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। यानी कि जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनके लिए तो थोड़ी बहुत सही है, लेकिन वह सामान्य बच्चों के लिए ठीक नहीं है। ये जो सभी प्रणालियां हैं उनके विश्लेषण के आधार पर कविता अध्यापन की उत्तम विधि वह होगी जिसमें कविता की वास्तविक आत्मा ज्यों की त्यों रहे। फिर भी उपरोक्त प्रणालियों में से यदा आवश्यकता अनुसार शिक्षक को उपयोग करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी एक प्रणाली से अध्यापन कार्य नहीं कराया जा सकता। समय और परिस्थिति के अनुसार जो है प्रणालियां बदल ली जाती हैं। सर्वोत्तम शिक्षण विधि जो होती है उसका कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनका अनुसरण किए जाए तो बहुत सही शिक्षण कार्य किया जा सकता है। प्रस्तावना के लिए जिस प्रकार हम गद्य शिक्षण में प्रश्न पूछते हैं, पद शिक्षण में तत्सम भाव वाली मातृभाषा की कविता पाठ द्वारा प्रस्तावना निकालनी चाहिए तथा बालकों में कविता भाव जागृत करके उनकी जिज्ञासा को उत्प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सर्वप्रथम शिक्षक को पठनीय कविता का सस्वर वाचन करना चाहिए। तत्पश्चात आदर्श वाचन या आदर्श सस्वर वाचन के अनुसार ही बालकों से सस्वर वाचन कराया जाना चाहिए। इसके पश्चात कविता के भाव स्पष्ट करने के लिए कविता के अंश को अर्थ या अन्वय द्वारा स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। शब्दों के सौंदर्य एवं माधुर्य को भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। और सबसे अंत में जो बालक होते हैं, छात्र होते हैं, से पद कंठस्थ करने के लिए कहना चाहिए। एक टीचर के लिए कविता के छंद, रस एवं अलंकार का अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।